हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक देख रहे हैं, हेनरी का नियम। इससे पहले हम जो है गैस की जो द्रव में विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, कि किन किन कारकों की वजह से किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है किसी लिक्विड में कितना ज़्यादा होता है या कितना कम होता है, जिसमें लगभग हम सभी जो फैक्टर है उसको पढ़ लिए थे। स्पेसिफिक जो है जो प्रेशर का इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी के संबंध में, उसमें जो दाब था उसमें हम हेनरी के नियम को टच किए थे। और आज हम हेनरी के नियम के संबंध में डिटेल पढ़ेंगे, तो समय कम लगे इस वजह से बहुत सारे कंटेंट को मैंने बोर्ड में लिख दिया है। तो आप जानते हैं कि जब किसी विलयन पर जब दाब आरोपित किया जाता है, मतलब विलेय का दाब ज़्यादा है, तो उसकी घुलने की, सॉल्युबल होने की प्रवृत्ति मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसके पीछे एक कारण भी बताए थे कि मान लीजिए कि कोई पात्र है, ये पात्र है, इसमें कोई द्रव डाला हुआ है और यहाँ पास इसका कोई पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है, डायग्राम में आप बड़े आसानी से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब कोई गैस डाल दिया गया है, आप चित्र में देखिएगा, ये गैस के पार्टिकल दिख रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये विलायक से मतलब सॉल्वेंट जो आपने लिक्विड फॉर्म में लिया है वो उसको इस विलायक से बाहर जाने और विलायक के गैस के कणों को विलायक में आने के बीच जब डायनामिक एक्विलिब्रियम मतलब गतिक साम्य स्थापित हो गया, तब जो इसकी सॉल्युबिलिटी है उसका हम अध्ययन किए। और उसके बाद इसी के लिए जब इस पिस्टन को नीचे दबा दिया जा रहा है, तो जब नीचे दबा दिया जा रहा है पिस्टन का, तब का कंडीशन क्या बन रहा है देखिएगा। ये मेरा डायग्राम है और यहाँ पास वही पात्र में हमने पिस्टन को दबा दिया। पहले पिस्टन यहाँ था, अब हमने पिस्टन को यहाँ कर दिया है। तो यहाँ पास जो आपका द्रव था, द्रव में अब देखेंगे कि प्रति एकांक आयतन में गैस के कणों की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। प्रति एकांक आयतन में गैस की कणों की संख्या बढ़ जा रही है। तो अब पहले जो साम स्थापित हो रहा था, मतलब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम था, वो आप यहाँ देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि गैस के कम अणु हैं। यहाँ पास ये देखेंगे कि जब प्रेशर बढ़ा दिया गया तो गैस के प्रति एकांक आयतन में, पर यूनिट एरिया में जो गैस के अणु हैं उनकी संख्या पर्याप्त है। मतलब यहाँ पास प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि विलेयता बढ़ गया है। तो विलेयता कितना बढ़ा है, इसी का व्याख्या क्या है, हेनरी ने किया है, ठीक है। तो हेनरी के नियम पर हम स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। हेनरी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेशन के माध्यम से देखते जाइएगा। हेनरी कहते हैं, देखिएगा जो आज हमारा टॉपिक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है ना। कि मतलब गैस का जितना आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी जो है उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि प्रेशर को इनफाइनेट टाइम तक बढ़ाया जाए या प्रेशर का वैल्यू इनफाइनेट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। दाब के लिए भी एक जो है एक लिमिट है, क्योंकि अधिकतम दाब पर ऐसा होगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो जो लिक्विड है, विलायक है, उसके मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कर लेते हैं, अंतः क्रियाएं कर लेती हैं। तो वहाँ पास आप देखेंगे कि हेनरी के नियम जो है ना लागू नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हेनरी का नियम कहाँ लागू होता है, जहाँ गैसें आदर्श व्यवहार करती हैं, मतलब आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डेफिनेशन के अनुसार जो हेनरी कह रहे हैं, गौर से देखिएगा, किसी गैस, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती है। इस चीज को आप देख रहे हैं, विलेयता जो है, गौर से देखिएगा, यहाँ जो चित्र में दिख रहा है, विलेयता जो है, सॉल्युबिलिटी जो है, गैस के दाब के, प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती होता है। अगर इसके गणितीय फॉर्म में जाएंगे तो देखिए क्या लिखता है, यहाँ पास से आप गौर से देखिएगा। देखिए, माना कि गैस के इकाई आयतन में गैस की जो मात्रा है स्मॉल m है, आप देख पा रहे हैं स्मॉल m है, तथा विलयन के साथ साम्य अवस्था में, अभी हम जस्ट यहाँ साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात किए थे, है ना। साम्य अवस्था में जो दाब है वो P है। तो इस कंडीशन में डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, m समानुपाती क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब ये भी जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तब यहाँ पास क्या लगता है, एक नियतांक लगता है Kp, है ना। तो ये क्या जो है, एक कांस्टेंट है जो समानुपाती क्या है, स्थिरांक है। के क्या है, एक कांस्टेंट है जो समानुपाती स्थिरांक है। यदि अब यूं कहा जाए, गौर से देखिएगा,
कि यदि यूं कहा जाए कि गैस की जो विलेयता है उसका मापन मोल प्रभाज अर्थात मोल फ्रैक्शन में किया जाए। इस चीज को हम आपको पहले के वीडियो में बता दिए हैं कि किसी विलयन में विलेय की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम पढ़ा था। उसी में से एक पॉइंट को लिया गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि यदि विलयन में गैस की विलेयता के सॉल्युबिलिटी का जो मेजरिंग है मोल फ्रैक्शन में किया जाए, मोल प्रभाग में किया जाए, तो हेनरी नियम को कुछ इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन आप यहाँ देखें, दूसरा डेफिनेशन यहाँ देखिए। यदि विलयन में गैस की विलेयता का मापन मोल प्रभाज में किया जाए तो हेनरी के नियम को कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। कैसे करते हैं कि किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज, यहाँ पर देखिए किसी हम ये डेफिनेशन कब देख रहे हैं हेनरी के नियम का? हेनरी के नियम का हम डेफिनेशन तब देख रहे हैं जब उस विलायक में गैस की सोल्युबिलिटी को किस में मेजर किया जा रहा है? मोल प्रभाज में किया जा रहा है। तब डेफिनेशन क्या हो जा रहा है? यहाँ देखिए, किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, आंशिक दाब या जो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, जनरली होता क्या है कि जैसे आप सॉल्यूशन तैयार किए तो उसमें क्या है? विलेय है और क्या है? विलायक है। तो उसमें पार्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट का जो है प्रेशर का जब हम बात कर रहे हैं तब हम वहाँ पास आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर जैसी चीजों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा वहीं पास देखिएगा कि किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब जब हम द्रव विलायक में गैस के विलेयता को मोल प्रभाज में मापें, ठीक है, जब मोल प्रभाज में मापें तो मोल प्रभाज जो है ना, मतलब जो मोल फ्रैक्शन है उस गैस के पार्शियल प्रेशर अर्थात आंशिक दाब के समानुपाती है। अब यहाँ पास देखिएगा कि यदि गैस का मोल प्रभाज कितना है? x है, एवं गैस का आंशिक दाब क्या है? Pa है, तो इस डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा? XA समानुपाती क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, PA हो जाएगा। ये बात क्लियर है? XA समानुपाती क्या हो जाएगा कि मोल प्रभाज जो है गैस के आंशिक दाब के समानुपाती है। और आप ये भी जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक लगता है। समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाइए तो क्या लग जाएगा? नियतांक लग जाएगा। तो x इक्वल टू के डैश और ये क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा। जहाँ के क्या है? एक स्थिरांक है जिसका मान विलयन के घटकों के प्रकृति पर निर्भर करता है। गौर से देखिएगा यहाँ क्या लिखा जा रहा है कि XA समानुपाती है प्रेशर के, है ना। जब इस साइन को हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट लग रहा है के डैश, जो स्थिरांक है जिसका जो वैल्यू है डिपेंड कर रहा है विलयन के घटकों पर। अर्थात जो विलयन आप बनाए हैं, विलायक के रूप में द्रव लिए हैं, विलेय के रूप में गैस लिए हैं, उनका नेचर कैसा है उसके ऊपर इस के डैश का क्या करता है? वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका यूनिट आप बुक में देखेंगे तो वायुमंडल का व्युत्क्रम या एटीएम इनवर्स या बार का इनवर्स या के बार का इनवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पास से देखिएगा कि इस गणित को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पास देखिए के डैश को देखिएगा, के डैश का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/kh। ये kh ही क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। ये kh क्या है? हेनरी स्थिरांक है ना। क्या है? हेनरी स्थिरांक है जो विभिन्न ताप पर अलग अलग वैल्यू है गैसों का, और अलग अलग गैसों का अलग अलग है। ठीक है, तो देखिएगा के डैश इक्वल टू 1/kh। तो यहाँ पास से फार्मूला को देखिएगा, फार्मूला को थोड़ा सा और अच्छा हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास देखिएगा XA इक्वल टू के डैश है, के डैश का वैल्यू क्या है? 1/kh है। ये भी बात क्लियर है। अब यहाँ पास इस वैल्यू को हम रखते हैं, कहाँ पास रख रहे हैं? इस फार्मूला में। तो वहाँ पास क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन कीजिएगा। के डैश का वैल्यू क्या है? 1/kh। के डैश का वैल्यू क्या है? 1/kh है। तो यहाँ पास आप गौर कीजिएगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? XA इक्वल टू के डैश, और के डैश के जगह क्या है? KH है, और KH के बाद क्या है? PA है। ये भी बात क्लियर है। इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? PA इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पास ध्यान दीजिएगा,
कि के एच का गुणा इससे हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, के एच इंटू एक्स ए हो जा रहा है। अब ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट हट जब यहाँ देखिए, जब ये वाला साइन हट रहा है तो कांस्टेंट लग रहा है, तो कांस्टेंट हटेगा तो ये साइन लगेगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पी ए समानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स ए। गौर यहाँ पास कीजिएगा कि किसी भी गैस द्वारा आरोपित दाब जो है वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये टोटली हेनरी का नियम है जो आप बड़े आसानी से इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे वीडियो सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाए। इसीलिए हमने बहुत सारे कंटेंट को लिख लिया था ताकि ये वीडियो छोटा हो सके, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये है कि गैस का आंशिक दाब जो है गैस के मोल प्रभाज के क्या है, समानुपाती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास देखिएगा कि अगर मैं ये कहूं कि दाब बढ़ाया जा रहा है तो मोल प्रभाज बढ़ रहा है। मोल प्रभाज बढ़ने का आशय क्या है कि द्रव में गैस की विलेयता बढ़ रही है। यही तो हेनरी का नियम कह रहे हैं कि दाब बढ़ाने से क्या होता है, गैस की विलेयता विलायक में बढ़ती है। हेनरी यही कह रहे हैं। अब इसकी कुछ क्या है कि हम इसको और सार्थक प्रयोग करते हैं कि हेनरी के नियम से हम कितना कुछ को जान पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो कुछ चीज़ों को हम डिलीट कर रहे हैं। इस फार्मूला, दो फार्मूला को हम बचाए रखते हैं ताकि इसके बाद से आप बोर्ड पर जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे के एच के घटने या बढ़ने से किसी गैस की विलेयता घटती या बढ़ती है। ठीक है, तो देखिएगा, इधर को डिलीट कर दे रहे हैं, गौर से देखिएगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया है। आगे देखिएगा आप, ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथमेटिक्स हो, ये सब लगातार प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। जो चीज़ों को आप छोड़ देते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कंडीशन में 2-3 कंडीशन बताता हूँ, क्या स्थिति बनता है हेनरी के नियम के संबंध में, है ना। अगर मैं ताप को स्थिर रख दिया हूँ, ताप को मैं क्या कर दिया हूँ, स्थिर रख दिया हूँ। गौर से देखिएगा, ताप को मैंने क्या कर दिया है, स्थिर रख दिया है। मतलब मैं टेम्परेचर को मान लीजिए कि कितना कर दिया हूँ, 293 केल्विन कर दिया हूँ, स्थिर कर दिया हूँ। यहाँ पास आप देखेंगे कि हीलियम के लिए के एच का वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन के लिए के एच का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पास देखेंगे कि तापमान जो है मैं क्या कर दिया हूँ, कांस्टेंट कर दिया हूँ, स्थिर कर दिया हूँ, फिक्स कर दिया हूँ। तो 293 केल्विन टेम्परेचर पर, 293 केल्विन टेम्परेचर पर हीलियम के लिए के एच का वैल्यू कितना है। तो हीलियम के लिए जो के एच का वैल्यू है 144.97 बार के बार या वायुमंडल है। ठीक है, ये इसका यूनिट है। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए जो है वो क्या है, 69.16 बार है। ठीक है, इस चीज को आप देख रहे हैं। अब 293 केल्विन पर ताप को स्थिर में रखा हूं, तो आपको यह बताना है कि हीलियम ज्यादा सॉल्युबल है या हाइड्रोजन ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, हमारे पास इस आंकड़ों के बाद हमारे पास प्रश्न क्या है कि इन दोनों, जब आप स्थिर ताप पर दोनों के KH वैल्यू को आप देख रहे हैं तो आपको यह बताना है कि द्रव विलायक में इसमें विलेय कौन ज्यादा है, सॉल्युबल कौन ज्यादा है। तो जब आप नियमावली को देखते हैं, किसका नियमावली को, हेनरी के नियमावली को, जो कह रहे हैं कि PA समानुपाती क्या है, XA है, और XA के समानुपाती है, तो आप जानते हैं कि समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो KH X लगेगा। यहाँ पास KH को अगर मैं इधर निकालता हूं तो ये क्या होगा, XA इसके व्युत्क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, PA इक्वल बाई क्या हो जाएगा, यहाँ XA हो जाएगा। यदि KH को बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, XA का मान क्या होगा, बढ़ेगा। XA का मान क्या होगा, सॉरी, इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब KH के वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो XA का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, व्युत्क्रम में है। गौर से देखिएगा, KH के वैल्यू को, हेनरी कांस्टेंट को बढ़ाया जा रहा है तो X मतलब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू घट रहा है मतलब क्या घट रहा है, द्रव विलायक में गैस की मात्रा घट रही है, मतलब विलेयता घट रही है। तो यहां पास आप देखेंगे
अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन देखिए कि यदि के एच के वैल्यू को डाउन किया जा रहा है, तो के एच के वैल्यू को डाउन किया जा रहा है तो हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन में जो संबंध है वो व्युत्क्रम का है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास कि एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब द्रव विलायक में विलय की मात्रा बढ़ रही है। तो यहाँ पास गौर से देखिए आप कि के एच किसका ज्यादा है, हीलियम का। जब हीलियम का के एच ज्यादा है मतलब विलायक में मोल अंश अर्थात मोल फ्रैक्शन की मात्रा क्या है, कम है, इसका अर्थात वो कम विलय है। समझ रहे हैं बात को आप, अर्थात यहां पास जो हीलियम है वो क्या है, कम विलय है। ये बात हुआ क्लियर, यहां पास क्या है, ये कम विलय है। दूसरा कंडीशन देखिए कि हाइड्रोजन के लिए के एच का वैल्यू क्या है, इसके तुलना में कम है। कम है मतलब गैस का जो है, हाइड्रोजन गैस का द्रव विलायक में मात्रा क्या है, ज्यादा है। ज्यादा मात्रा है मतलब उसमें क्या है, ज्यादा वैल्यूबल है, सॉल्युबल है। तो इसका अर्थ क्या है कि हाइड्रोजन के तुलना में हीलियम क्या है, कम विलय है। द्रव विलायक में हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, कम विलय है। अर्थात हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जहां ज्यादा होगा वो द्रव विलायक में उसकी विलेयता कम होगी। अर्थात हम जब विलेयता का क्रम देखेंगे तो हीलियम जो है किससे कम विलय होगा, के एच का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या है, कम है, कम है मतलब मोल अंश जो है, मोल फ्रैक्शन है, ज्यादा है, अर्थात वो ज्यादा विलय है। तो यहाँ पर हम विलेयता के क्रम को देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ज्यादा विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि के एच वैल्यू के आधार पर हम बड़ी आसानी से इन चीजों का व्याख्या कर पाते हैं, जो हेनरी ने हमारे लिए रसायन को या हमारे जो द्रव विलेयता जो है, गैस के द्रव में विलेयता है, उसकी व्याख्या करने के लिए इसको कितना सरल किया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो के एच वैल्यू को आंकिक वैल्यू के बाद हम किसी भी गैस की द्रव में विलेयता का जो मात्रा है उसको बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन कम विलय है, कौन कितना विलय है, कौन ज्यादा विलय है, सॉल्युबल है। ठीक है, चलिए एक और हम उदाहरण लेते हैं कि टेम्परेचर, गैस को हम सेम गैस रखते हैं, टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं। ठीक है, अगर उधर वाले पार्ट को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इधर बना दे रहा हूं, इधर गौर से देखिएगा इस एरिया में, है ना। उसके बाद एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुल मिला के लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया है, इस बार देखिएगा, इस बार मैंने क्या किया है कि नाइट्रोजन गैस मैंने ले लिया है। क्या ले लिया है मैंने, नाइट्रोजन गैस ले लिया है। और इस बार जो मैंने किया है टेम्परेचर को चेंज किया है। एक बार टेम्परेचर को मैं ले लिया हूँ 293 केल्विन और एक बार टेम्परेचर को मैं ले लिया हूँ 303 केल्विन। टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। दो कंडीशन टेम्परेचर नाइट्रोजन के लिए है। एक बार नाइट्रोजन को मैं कितने में लिया हूं, 293 केल्विन 293 केल्विन पर, और एक बार लिया हूं 303 केल्विन पर लिया हूं। तो जब 293 केल्विन पर नाइट्रोजन को देखते हैं तो वहां पास उसका जो KH का वैल्यू है और 303 केल्विन पर KH का वैल्यू है, उसका मात्रा को देखिए। तो 293 पर KH का जो वैल्यू है नाइट्रोजन के लिए वो है 76.48 और 303 केल्विन पर जो है वो जो है आपका 88.84 है। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर वृद्धि के साथ जो है के एच का वैल्यू बढ़ रहा है। के एच का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स ए मोल अंश का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि विलेयता कम हो रही है, विलेयता सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। मतलब मोल फ्रैक्शन को कम होने का मतलब है कि द्रव विलायक में गैस की मात्रा को कम होना। अर्थात यहां पास विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ते के साथ क्या हो जाएगी, विलेयता कम, है ना। विलेयता क्या हो गया, कम हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गया। और यहाँ पास क्या है, विलेयता ज्यादा है क्योंकि KH का वैल्यू क्या है, कम है। KH का वैल्यू क्या है, यहाँ पास विलेयता अधिक है ना। यहाँ KH का वैल्यू तुलनात्मक रूप से क्या है, कम है। जब KH का वैल्यू कम है तो XA का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। XA का वैल्यू ज्यादा होने का आशय क्या है कि द्रव विलायक में गैस की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस के लिए जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो KH वैल्यू जो हेनरी कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो विलेयता घट जाती है। इसीलिए इस प्रकार की जो गैसें हैं जो टेम्परेचर वृद्धि के साथ जिनका KH वैल्यू बढ़ता है
वो गर्म जल के तुलना में ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को मैं समझ रहा हूँ कि बहुत आसान था, जिसको आप लोगों ने हेनरी रूल से व्याख्या को देखा। और मैं समझता हूँ कि लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ों को वन बाय वन बड़े आसानी से याद भी रख लेंगे, और जब एग्जाम में पूछा जाएगा या कोई कंपटीशन एग्जाम हो या कुछ भी हो तो बड़ी आसानी से आप बता पाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ हम इस पार्ट के इसके बाद हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी रूल्स, मतलब कुछ उसकी क्या है सीमाएं भी हैं, हर कंडीशन में वो लागू नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे। चलिए ठीक है, अब डिलीट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेनरी नियम की सीमाएं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो तीन तो इसको महत्वपूर्ण लिमिटेशन है, तीनों को हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और इसको आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं हेनरी नियम की सीमाएं, है ना, हेनरी नियम की, हेनरी नियम की सीमाएं, है ना, लिमिटेशन ऑफ हेनरी रूल। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है कि गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, दोनों घटकों मतलब विलेय और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन हो जाती है। ठीक है, जिससे हेनरी नियम उस पर क्या होता है, लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। तो पहला पॉइंट को हम लिख लेते हैं, है ना, कि गैस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी, है ना, विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट है हेनरी के नियम के सीमाओं का। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्रव विलायक और गैस के अणु आपस में जब अंतर क्रियाएं कर लेंगी तो बहुत सारे चीज जो है वो प्रभावित हो जाएंगी, जहां हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दाब कम, ताप सामान्य से थोड़ा अधिक ले सकते हैं, ताप अधिक हो ताकि गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करें, आदर्श गैस जैसा व्यवहार करें, क्योंकि हेनरी रूल जो है वो आदर्श गैस या आदर्श गैस जैसे गैसों पर ही लागू होती है। अगर दाब को ज्यादा कर देते हैं तो संभावना है कि वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि दाब को जब आप बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि विलेयता बढ़ेगी। और पहला ही पॉइंट लिख रहे हैं कि गैस की विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है, देखिए गैस जो है विलायक के साथ क्रिया ना करे, प्रत्यक्ष क्रिया ना करे, अर्थात उनके साथ यौगिक न बना ले, है ना, इनमें वियोजन और संगुणन न हो, इनमें वियोजन और संगुणन न हो। वियोजन का आशय है गैस के अणुओं को विभक्त होना, और संयोजन का, संगुणन का आशय है कि गैस के कई अणु को आपस में जुड़ जाना। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण सीमाएं हैं हेनरी नियम की, जो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे, लिखेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट जो लिखता है कि गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे, यौगिक ना बनाए, नहीं तो अगर बना लेता है तो वहां पास जो है ये आपका जो है हेनरी नियम लागू नहीं होगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो देखिए यहाँ पास तीसरा पॉइंट को देखते हैं कि वहां पास जो है हेनरी नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गैस के जो कण हैं वो टोटली क्या है, जल से क्रिया कर ले रहे हैं या उसमें आयनित हो जा रहे हैं, जिसमें सबसे बेस्ट उदाहरण है NH3। NH3 गैस, अमोनिया गैस को जैसा ही जल में डाला जाता है तो ये क्या कर लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और अमोनियम आयन और OH आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। तो अमोनिया गैस को द्रव में विलेयता, मतलब यहाँ पर हेनरी नियम लागू नहीं होगा। और अगर आप HCl का बात करते हैं तो ये जलयोजित हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा,
जलीय आयनों के रूप में विलयन में मौजूद रहेगा। तो इस पर भी क्या होता है, लागू नहीं होता है। जनरली आप H2O से यहाँ करता है तो H3O पॉजिटिव आयनों के रूप में ये अवेलेबल रहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा इसकी सीमाएं। अब क्या है कि हेनरी नियम के कुछ क्या है एप्लीकेशन है ना, कुछ उपयोग है ना। तो पहला देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं, उसके उपयोग को पढ़ते हैं। उपयोग को बस आप सुनिए और समझिए। मैं समझता हूं कि सुनेंगे और उतने ही में याद हो जाएगा। ठीक है, पहला तो देखिएगा कि शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलय करना है ना। तो शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड को विलय करते हैं, दाब को बढ़ा दिए तो विलेयता बढ़ गई है ना। शीतल पेय पदार्थों में पहला जो इसका उपयोग है ना, अनुप्रयोग इसको जनरली बोलेंगे। जो अनुप्रयोग है किसका, हेनरी नियम का। हेनरी नियम का जो अनुप्रयोग है वो देखेंगे शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड का होना या घोला जाना या विलय करना। ठीक है, शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड का होना। क्या करते हैं कि जो शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड डाले जाते हैं, जब उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु के क्या हो जाते हैं, उसमें विलय हो जाते हैं। क्लियर हो गया ये बात? क्यों हो गया? क्योंकि आप जान रहे हैं कि पीएस समानुपाती क्या है, KH/XA है। दाब को बढ़ा रहे हैं तो मोल अंश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मोल अंश बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ये तो क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दाब को बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ही। मोल फ्रैक्शन बढ़ने का आशय क्या है, द्रव विलायक में विलय की मात्रा को बढ़ना। ये तो कॉमन सी चीज है कि दाब को बढ़ा रहे हैं तो विलेयता बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समुद्र में गोताखोर है ना, स्कूब डाइविंग जो करते हैं, ठीक है ना, गोताखोर को जाना। आप देखेंगे कि जो नॉर्मल वायु है, नॉर्मल वायु जो है, सामान्य वायु का जब हम बात करते हैं तो सामान्य वायु का जब हम बात करते हैं है ना, सामान्य वायु का बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से गैसें, इनके अलावा भी कुछ और भी गैसें रहती हैं। मुख्य रूप से ये गैसें हैं जिसमें आप देखेंगे कि 78% इसकी मात्रा है और इसकी मात्रा लगभग कितनी हो जाएगी, 78, 22 दशमलव कुछ है ना। ठीक है, तो इनकी मात्रा ये है, नाइट्रोजन की मात्रा ये है, 22 हो जाएगा तो 78 और 22 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा है ना, 21 दशमलव कुछ रहा होगा। इसको एक बार आप देख लीजिएगा है ना। तो ये जो है नॉर्मल जो है ना वायु में, ये नाइट्रोजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, अब करते क्या है कि जब समुद्री गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाए, जब अंदर गए, तो जो समुद्र है ना, जो क्या है, समुद्र है, तो सतह के तुलना में जब नीचे जाएंगे तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो दाब है वो बढ़ते जाता है ना, इंक्रीज होते जाता है। दाब क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जब दाब बढ़ते जाता है, ठीक है, तो ये तो फाइनल हो गया। अब इसको गौर से देखिएगा है ना, कि जब समुद्री गोताखोर जब समुद्र में उतरते हैं तो पीछे टैंक में देखे होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। वो संपीड़ित वायु रहता है, कंप्रेस्ड वायु। कंप्रेस्ड वायु का मतलब क्या है कि आयतन को कम कर देना, वायु के आयतन को कम कर देना, वही क्या है, कंप्रेस्ड वायु है। मतलब प्रेशर के प्रभाव में एयर के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब समझिए कि पहले जो पात्र में इतना वायु भरा हुआ है, ठीक है, अब इसको कंप्रेस करके हम छोटे से पात्र में डाल दे रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है, घटा हुआ है ना, वॉल्यूम क्या है, घट गया। और प्रति एकांक आयतन में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रति एकांक आयतन में जब ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया तो अब इसको हम उपयोग के रूप में जो समुद्री गोताखोर हैं वो लेकर जाते हैं। जो नॉर्मल वायु है, और नॉर्मल वायु में क्या है, ये सब है ना, नॉर्मल वायु में क्या है, ये सब है ना, घटक मौजूद हैं। तो अब होता क्या है कि जब समुद्री गोताखोर समुद्र के नीचे गया तो सतह से जैसे जैसे नीचे जाता है प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ते जाता है तो रक्त में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, घुलने लगते हैं।
गोताखोर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, घुलने लगते हैं, ठीक है, विलय होने लगते हैं, है ना, समझिएगा बात को। और जब मतलब ऑक्सीजन घुल गया तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में भाग ले लिया, है ना, जो गोताखोर है उसके मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में भाग ले लिया, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हानिकारक है जब रक्त में घुल रहा है तो। और जैसा ही गोताखोर समुद्र से सतह पर आया तो अचानक से क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो उस समय नाइट्रोजन जो है बाहर निकलने लगता है। जब नाइट्रोजन बाहर निकलने लगता है तो रक्त वाहिकाओं में क्या हो जाता है, बुलबुले बनने लगते हैं। और जब ये बुलबुले बनते हैं तो जो तंत्रिका स्पंदन है, नर्व इंपल्स है, वो प्रभावित होता है और ये जानलेवा और बहुत ही पीड़ाहारी होता है, बहुत ही दर्दनाक, है ना। इस बीमारी को बोला जाता है डीकम्प्रेशन सिकनेस। क्या बोला जाता है, डीकम्प्रेशन सिकनेस, है ना। इस बीमारी को बोला जाता है डीकम्प्रेशन सिकनेस, डीकम्प्रेशन सिकनेस, ठीक है। इसी बीमारी को आपके रसायन के बुक में लिखा है बैंड्स रोग। क्या लिखा है, बैंड्स रोग। क्या रोग लिखा है, बैंड्स रोग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंड्स रोग कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को आप। तो देखिएगा कि नॉर्मल चीजों में समझिए कि जब समुद्री गोताखोर समुद्र में डाइव करता है, अंदर जाता है, तो जल के सतह के तुलना में अंदर प्रेशर बढ़ते जाता है, जिससे जो टैंक में ऑक्सीजन लिया जाता है वो रक्त में घुलने लगता है। तो ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में भाग ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हानिकारक है। ज्यादा मात्रा में रक्त में घुल ही जाना क्या है, हानिकारक है। अब जैसा ही जब समुद्र तल पर वो आता है तो अचानक से प्रेशर कम होता है, तो वहां से नाइट्रोजन बाहर निकलने लगता है। उससे रक्त वाहिकाओं में क्या हो जाता है, बुलबुले बनने लगते हैं और इससे तंत्रिका स्पंदन जो है, नर्व इंपल्स जो है प्रभावित हो जाते हैं, जो जानलेवा होता है और बहुत ही दर्द मतलब पीड़ादायक होता है, बहुत ही दर्द देता है, ठीक है। इस बीमारी को डीकम्प्रेशन सिकनेस कहा जाता है, जो आपके बुक में लिखा है बैंड्स रोग। क्या लिखा है, बैंड्स रोग लिखा है। क्या लिखा है, बैंड्स रोग। अब रही बात कि आप हेनरी रूल में इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से देखिएगा कि हेनरी रूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसमें हीलियम का मिश्रण डाल दिया गया। किसका मिश्रण डाल दिया गया, हीलियम का मिश्रण डाल दिया गया। जब हीलियम के मिश्रण को डाला गया तो देखिएगा कि हीलियम के लिए जो KH का वैल्यू है, प्यारे बच्चों, हीलियम के लिए KH का वैल्यू और नाइट्रोजन के लिए KH का वैल्यू गौर से देखिएगा तो क्या है। हीलियम के लिए जो KH का वैल्यू है ये हीलियम के लिए हो गया, और यहाँ पास मैं नाइट्रोजन के लिए लिख दी, कुछ चीजों को डिलीट कर दे रहा हूं। चलिए देखिएगा, तो हीलियम के लिए जो KH का वैल्यू है वो देखो तो कितना है। हीलियम के लिए 293 पर जो वैल्यू है 144 दशमलव कितना है, 144.97 है, ठीक है। और नाइट्रोजन का 293 केल्विन पर जो KH का वैल्यू है वो क्या है, 293 केल्विन पर इसका वैल्यू क्या है, 76 दशमलव कितना याद किए थे, 48 किए थे। अब देखिएगा यहाँ पास KH और यहाँ पास क्या है 1/x है। KH का मान कम होना मतलब इसकी विलेयता बढ़ना। तो KH किसका कम है, आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन का कम है। नाइट्रोजन का कम है तो इसकी विलेयता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और हीलियम का क्या है, KH क्या है, ज्यादा है, तो इसकी विलेयता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो हीलियम को जब डाल दिया जा रहा है किसके तुलना में, नाइट्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है वहां पास से, तो क्या हो जाएगा कि घुलने का दर हीलियम का क्या है, रक्त वाहिकाओं में कम है। तो जब कम है तो इस निश्चित हुआ कि इस वायु को जब तनुकरण कर दिया जाता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है, उसके जगह हीलियम से नाइट्रोजन को क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो नाइट्रोजन का जो है रक्त में घुलने का दर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अवेलेबल ही कम है। तो जब हीलियम को डाल दिया जाता है तो उसका जो परसेंटेज रहता है वो परसेंटेज आपका रहता है हीलियम का कंप्रेस्ड वायु में 11.17% के लगभग रहता है, ठीक है। कितना रहता है, 11.7%।
और इसमें जो नाइट्रोजन अब जो रहता है, जब तनुकरण कर दिया है तो नाइट्रोजन 78 से सीधे 56.2% रहता है और ऑक्सीजन जो रहता है आपका 32.21% रहता है। तो ये अब मिश्रण में है हीलियम के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का रेयर मात्रा रहता है, जनरली निकाल ही दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बेंड्स रोग से हम क्या होते हैं, आजादी पाते हैं। ठीक है, यहाँ पास इस KH के वैल्यू के माध्यम से हमने ये सब सारी चीजों को देखा। ठीक है, तो इस चीज को बड़ी आसानी से आप समझ गए हैं कि KH का वैल्यू ज्यादा है तो विलेयता यहाँ कम है, हीलियम को डाल दिए हैं तो कम रक्त में घुलेगा, रक्त में कम घुलेगा तो स्वाभाविक है कि बेंड्स रोग टोटली ना हो, ये भी नहीं है ना, टोटली वो बीमारी को खत्म कर दिया, उस कंडीशन को खत्म कर दिया, ये भी नहीं है। ठीक है, अगला एक पॉइंट है कि जब ये तो समुद्र में नीचे उतरने का बात हो गया, जब बात किया जाए कि पर्वतारोही ऊपर जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के सतह के तुलना में जब ऊपर हम जाते हैं तो क्या होता है, दाब क्या होता है, कम होता है, प्रेशर क्या होता है ऊपर जाने पर, कम होता है। तो फिर वही वैल्यू देखिए, प्रेशर यहाँ पास देखेगा PA इक्वल टू KH x से, तो जब पर्वतारोही ऊपर गया तो दाब क्या हुआ, कम हुआ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, मोल अंश भी, मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, अर्थात ऑक्सीजन जो रक्त में घुला है उसका जो मात्रा क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, तनुकरण होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, मतलब कम हो जाएगा ऑक्सीजन उसमें। जब कम ऑक्सीजन हो जाएगा तो वहां पास क्या होगा कि कमजोरी आने लगेगा, है ना, कमजोरी आने लगेगा, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस कंडीशन को या इस बीमारी को बोला जाता है एनॉक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनॉक्सिया बोला जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि 3 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन अनुप्रयोग हमने देखा हेनरी नियम का। इसके अलावा और है, फेफड़ों में जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है वो भी इस नियम का फॉलो करता है। तो जब भी रेस्पिरेशन सिस्टम को पढ़ाया जाएगा तो फेफड़े में गैसीय आदान प्रदान को जरूर हम पढ़ेंगे, वहाँ पास इसका चर्चा हम जरूर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रॉब्लम को लिखिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।